हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का प्राचीन इतिहास, जिसमें से हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ लिया था गुहादित्य पढ़ लिया था, हमने बप्पा रावल पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं। गुहादित्य के बाद में हमारा टॉपिक है मेवाड़ का प्राचीन इतिहास। मेवाड़ का प्राचीन इतिहास। इस मेवाड़ के प्राचीन इतिहास में हम पढ़ रहे थे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में हमने दो शासकों को पढ़ लिया था, गुहादित्य और हमने बप्पा रावल को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अल्लट पढ़ेंगे। हमारा तीसरा शासक है अल्लट। इसे आलू रावल भी कहा जाता है। इसी के समय हुणों का आक्रमण होता है और हुणों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर लेता है। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की। अल्लट द्वारा नागदा से आहड़ को अपनी राजधानी बनाता है। अल्लट द्वारा नागदा से आहड़ को अपनी राजधानी बनाता है। राजधानी बनाता है। हमने अल्लट पढ़ा। अल्लट चित्तौड़गढ़ का तीसरा शासक था, जिसने आलू रावल भी कहा जाता है। अल्लट को आलू रावल भी कहा जाता है और हुणों का आक्रमण के समय हुणों से युद्ध करके हुणों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर लेता है और अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की और अल्लट द्वारा नागदा से आहड़ को अपनी राजधानी बनाता है। अब हमारा नेक्स्ट शासक रण सिंह या इसे करण सिंह भी कहते हैं।
करण सिंह भी कहते हैं। इसके समय घुइल वंश दो शाखाओं में बढ़ जाता है। रण सिंह का पुत्र खेम सिंह, रण सिंह का पुत्र खेम सिंह रावल शाखा की नींव रखता है। रण सिंह का पुत्र, इसके इसमें घुइल वंश दो शाखाओं में बढ़ जाता है। रण सिंह का पुत्र खेम सिंह रावल शाखा की नींव रखता है। रण सिंह का दूसरा पुत्र रण सिंह या करण सिंह का दूसरा पुत्र रण सिंह या करण सिंह का दूसरा पुत्र राहाव, जो सिसोदा गांव में जाकर बस जाता है। और सिसोदिया वंश की स्थापना करता है। सिसोदिया वंश की नींव रखता है। हमने रण सिंह के दो पुत्र पढ़े हैं। इसके समय घुइल वंश दो शाखाओं में बढ़ जाता है। रण सिंह का पहला पुत्र खेम सिंह जो रावल शाखा की नींव रखता है, और रण सिंह या करण सिंह इसका दूसरा पुत्र राहाव, जो सिसोदा गांव में जाकर बस जाता है और सिसोदिया वंश की नींव रखता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे खेम सिंह के बारे में, जो खेम सिंह मेवाड़ का शासक बनता है और घुइल वंश की रावल शाखा की नींव रखता है। रावल शाखा की नींव रखता है। खेम सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। और रावल शाखा की नींव रखता है। किसकी नींव रखता है? रावल शाखा की नींव रखता है। रावल शाखा की नींव रखता है। इसके बाद खेम सिंह के बाद सामंत सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। ये हिंदू सम्राट
हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वितीय पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन प्रतापबाई से विवाह करता है। सामंत सिंह हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन प्रतापबाई से विवाह करता है। सामंत सिंह तराइन के द्वितीय युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मारा जाता है। खेम सिंह मेवाड़ का शासक बनता है और रावल शाखा की नींव रखता है। इसके बाद सामंत सिंह आता है जो हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन प्रतापबाई से विवाह करता है और सामंत सिंह तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मारा जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मारा जाता है। अब हम पढ़ेंगे चैत्र सिंह। अब पढ़ेंगे हम चैत्र सिंह। चैत्र सिंह 1213 से 1252। चैत्र सिंह के समय फुताला का युद्ध होता है। फुताला का युद्ध होता है। फुताला का युद्ध होता है और भूताला का युद्ध किस किस के मध्य होता है? भूताला का युद्ध 1228 के मध्य 1228 के मध्य चैत्र सिंह एवं इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है। इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है। युद्ध होता है। इसमें चैत्र सिंह की विजय हो जाती है। चैत्र सिंह की विजय हो जाती है। यह हमारा चैत्र सिंह। अब पढ़ेंगे हम तेज सिंह। तेज सिंह पढ़ेंगे। तेज सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। चैत्र सिंह 1213 से 1252 ईस्वी तक
यह शासन करता है। जयद्रथ सिंह के समय भूताला का युद्ध होता है। भूताला का युद्ध 1228 के मध्य जयद्रथ सिंह एवं इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है। इसमें जयद्रथ सिंह की विजय होती है और यह बात किसने की थी? हमीर मर्दन के अनुसार, हमीर मर्दन के अनुसार भूताला का युद्ध 1228 में बताया गया। ओके दोस्तों, अब हमारा छठा शासक है तेज सिंह। हमारा छठा शासक तेज सिंह 1252 से 1273 ईस्वी तक। तेज सिंह के समय 1261 में प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा जाता है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा जाता है। अब ये किसने लिखा? ये कमल चंद्र ने लिखा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस पर लिखा गया है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ताड़ पत्र पर लिखा गया। श्रावक तेज सिंह 1252 से 1273 ईस्वी तक रहता है। तेज सिंह के समय 1261 में प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा जाता है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया है। और कमल चंद्र ने ताड़ के पत्र पर यह श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा है। तेज सिंह को प्रथम तेज सिंह के समय प्रथम चित्रित ग्रंथ
लिखा गया। इसी के समय 1253 में गुजरात के शासक ने नागौर के इक्तेदार को आक्रमण के लिए भेजा। इस इक्तेदार का नाम क्या है? इक्तेदार नाम नहीं लिखा मैंने। इक्तेदार बलबन को आक्रमण के लिए भेजा पर यह भी असफल रहा। हमने तेज सिंह के बारे में पढ़ा। तेज सिंह 1252 से 1273 ईस्वी तक, तेज सिंह के समय 1261 में प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा जाता है, जो कौन लिखता है? कमलचंद्र। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ताड़पत्र पर लिखा जाता है। इधर तेज सिंह के समय प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा जाता है। तेज सिंह के समय प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा जाता है और 1253 में गुजरात के शासक ने नागौर के इक्तेदार बलबन को आक्रमण के लिए भेजा पर यह भी असफल रहा। कौन रहा असफल? बलबन। और इसमें तेज सिंह की विजय हो जाते हैं। इसमें तेज सिंह की विजय हो जाती है। अगला शासक हमारा समर सिंह। चित्तौड़गढ़ के शासक पढ़ रहे हैं। अगला शासक हमारा समर सिंह 1273 से 1302 तक शासन करता है। समर सिंह को शत्रुओं का सार एवं सिंह के समान बताया है। समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया गया। समर सिंह के दो पुत्र थे। समर सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम कुंभकर्ण
एक का नाम कुंभकर्ण और दूसरे का नाम रतन सिंह। एक का नाम कुंभकर्ण और दूसरे का नाम रतन सिंह। ये कुंभकर्ण नेपाल जाकर कुंभकर्ण नेपाल जाकर घुल वंश की नींव रखता है। घुल वंश की नींव रखता है। समर सिंह 1302 और समर सिंह को शत्रुओं का संहार एवं सिंह के समान बताया। समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अफरता बताया गया। समर सिंह के दो पुत्र थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह। और समर सिंह के समय 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना समर सिंह के समय 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी। तो समर सिंह ने, ये किसके नेतृत्व में जा रही थी? उल्लूक खां के नेतृत्व में जा रही थी। इसको ऊपर लिख देते हैं। समर सिंह के समय 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना उल्लूक खां के नेतृत्व में गुजरात जा रही थी। तो समर सिंह इन सेनाओं से पीड़ित जाता है। समर सिंह इन सेनाओं से लड़ाई कर लेता है। और 1300 समर सिंह की मृत्यु 1302 ईस्वी में हो जाती है। हमने समर सिंह के बारे में पढ़ा। समर सिंह के दो पुत्र थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल जाकर घुल वंश की नींव रखता है और रतन सिंह घुल वंश यानी रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह। अब रतन सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा चित्तौड़गढ़ रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। रतन सिंह 1302 से 1303। रतन सिंह
1302 से 1303 तक रतन सिंह राहुल शाखा का अंतिम शासक था। राहुल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी थी। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अब चित्तौड़ पर यह आक्रमण क्यों करता है? रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन जो एक पंडित था, पंडित ने रानी पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताता है। अलाउद्दीन खिलजी को बताता है। रतन सिंह राहुल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी थी। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन पंडित ने रानी पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। अब ये अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों करता है? इसके कुछ फैक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य के विस्तार एवं एक महत्वाकांक्षी शासक था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग
मालवा चित्तौड़गढ़ दुर्ग मालवा और गुजरात के बीच रास्ते पर पड़ता था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग व्यापारिक एवं समृद्धि वाला राज्य था। अलाउद्दीन खिलजी एक के द्वारा रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मुक्त था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों करता है, इसके कुछ फैक्ट हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य के विस्तार एवं एक महत्वाकांक्षी शासक था। चित्तौड़ दुर्ग मालवा और गुजरात के बीच रास्ते पर पड़ता था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक व्यापारिक एवं समृद्धि वाला राज्य था और एक के द्वारा रानी पद्मिनी की सुंदरता पर अधिक मुग्ध होना या अधिक बना, उसकी सुंदरता पर वो अधिक मुग्ध हो गया था। रतन सिंह पर एक यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण होता है। 1303 जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। हमने ये पढ़ दिया था कि चित्तौड़ पर 3 शाखे हुई थी। 1303 पे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रतन सिंह पर आक्रमण करता है और रतन सिंह कैसरिया करके रानी पद्मिनी द्वारा 1600 रानियां लेकर वो अग्नि जोहर कर लेती हैं। और चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534-35 में होता है। उस टाइम विक्रमादित्य वहां का राजा होता है और रानी कर्मावती 16,000 रानियां लेकर अग्नि जोहर कर लेती हैं। और 1567-68 में उस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह होता है, महाराणा उदय सिंह होता है और उस टाइम आक्रमणकारी अकबर था और वहां 700 रानियां फुल कवर सहित अग्नि जोहर कर लेते हैं। हमने 3 ही शाखों के बारे में पढ़ रखा है। 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा था और जोहर रानी पद्मिनी द्वारा 1600 रानियों का अग्नि जोहर था। रानियों का अग्नि जोहर था। ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत ग्रंथ पर
पद्मावत ग्रंथ द्वारा इसका वर्णन मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। और मलिक मोहम्मद किससे इसका वर्णन लेता है? खजाइन उल फतूह से मलिक मोहम्मद पद्मावत ग्रंथ की रचना करता है, जिसमें 1600 रहनियों का अग्निजोर होता है। और चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। और चित्तौड़ का शासक रतन सिंह है। और रतन सिंह के बाद में रतन सिंह चित्तौड़ पर हुए आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रतन सिंह चित्तौड़ पर हुए आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह युद्ध हार जाता है। और रतन सिंह चित्तौड़ पर हुए आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह युद्ध हार जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र एके का पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का दुर्ग सौंपकर वापस चला जाता है। और इस चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा जाता है। रतन सिंह चित्तौड़ पर हुए आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह युद्ध हार जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का दुर्ग सौंप कर वापस चला जाता है। और चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा जाता है उसके पुत्र के ऊपर। दोस्तों, हमने रतन सिंह तक का शासन पढ़ लिया, हमने रावल शाखा को कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, आज का हमारा सेशन कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छा वीडियो लगा है तो आगे भी शेयर कीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें से हम राणा शाखा पढ़ेंगे। राणा शाखा में हम कुंभा, राणा सांगा और उससे आदि अनेक महाराणा होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहीं आज हमारी क्लास खत्म होती है। इसके लिए बहुत धन्यवाद।